टू है। आगे आपको बताना है कोड जो होता है, ठीक है ना, यह किस रोगाणु के कारण होता है। हाँ, कोड जिसको कि हाँ, कौन सा लेप्रोसी? इसका नाम है वैसिलस लेप्री। क्या नाम है? वैसिलस लेप्री। वैसिलस लेप्री के कारण यह एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। कोड इसको जो है ना कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, इसको लेप्रोसी डिजीज बोला जाता है और साथ साथ इसको हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। किसको? लेप्रोसी को। हाँ, 30 या फिर अंतिम जो जनवरी का अंतिम दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से लाहौर, ठीक है। अमृतसर से लाहौर नहीं चलता है, बल्कि पंजाब का ही एक जगह है अटारी। कहां? अटारी। तो अटारी से लेकर के और लाहौर तक। कहां तक? अटारी से लेकर के लाहौर तक चलता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कटल फिश का नाम जो है, ये वास्तविक नाम क्या है? कटल फिश सीपीआर। कटल फिश का वास्तविक नाम क्या है या फिर प्रचलित नाम? सीपीआर, ठीक है ना। बताइएगा तो करेवा क्या है? करेवा क्या? बिल्कुल सही है, हिम नदी मिट्टी है, ठीक है ना। हिम नदी मिट्टी है, ठीक है ना। मिट्टी है, जम्मू कश्मीर वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना, करेवा मिट्टी। आगे आपको बताना है बृहद कथा नामक प्राकृतिक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बृहद कथा के लेखक कौन है? बृहद कथा सारा कर्पूर मंजरी वगैरह वो तो राजशेखर वगैरह का चले गए आप, ठीक है ना। बहुत सारा ग्रंथ जो है ना, यहाँ तक कि पंचतंत्र वगैरह ग्रंथ जो है सब इसी के ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। किसके ऊपर? तो बृहद कथा के ऊपर। अभी आगे देखिएगा इसका, ठीक है ना। ये किसका लिखा हुआ पुस्तक है? तो ये गुनाडे का लिखा हुआ किस पुस्तक है? किसका लिखा हुआ? गुनाडे का लिखा हुआ बृहद कथा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पुस्तक के बाद इस पुस्तक के ऊपर बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बृहद कथा किसके द्वारा लिखी गई है? गुनाडे के द्वारा। आगे आपको बता क्या हुआ? सीधा सीधा बृहद कथा, ठीक है। अरे गलत लिखा हुआ, अगर चिमेंद्र लिखा हुआ है ना तो गलत लिखा हुआ। बृहद कथा मंजरी के लेखक चिमेंद्र है, ठीक है ना। चलिए ना, अभी देखिए ना, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है बृहद कथा के लेखक जो है चिमेंद्र है, उसको काट दीजिए, ठीक है ना, वो गलत लिखा हुआ है। बृहद कथा के लेखक कौन है? तो गुनाडे के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे आपको देखना है, बताइएगा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, वेस्टर्न जेट जो है, ठीक है ना। आगे आपको बताना स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया पहला राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कौन सा था? यानी स्वतंत्र भारत के लिए जो है ना संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार करना था, यानी ड्राफ्ट जो तैयार करना था, इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? नहीं, जेएल नेहरू के द्वारा नहीं, जेएल नेहरू के पिताजी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। 10 अप्रैल 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया है, वही सबसे पहले जो है ना संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रयास किया। और उसी समय में भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, उसकी भी रचना उसी समय में हुई है। और उसके बाद उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके और 13 दिसंबर 1946 को उनके बेटा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उस प्रस्तावना को पेश किया गया था, ठीक है ना। जिसकी स्वीकृति कब होती है? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले इतिहासकार कौन थे? जैसे मुगल का जो डिक्लाइन होता है ना, उसका जो पतन होता है, तो उसके बारे में एक इतिहासकार है जो बोलते हैं मुगल का पतन इसके लिए हो गया क्योंकि जागीर संकट आ गया था, ठीक है ना, जागीर संकट। तो ऐसा कंसेप्ट देने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये भारतीय इतिहासकार है सतीश चंद्र। क्या नाम है? सतीश चंद्र। ध्यान से सुनिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किस इतिहासकार के द्वारा? सतीश चंद्र के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है बृहद कथा के लेखक कौन है? गुनाडे। बहुत अच्छा। आगे आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? 1961 ना, 1861, ठीक है ना, 1861, ठीक है ना, 1861। ध्यान से इसको रखिएगा, सीधे 61 नहीं याद रखना, 1861 थी। आगे आपको बताना स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको सब, ठीक है, ठीक है ना, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। 1895 में
96 में अति किए थे, प्रस्ताव पारित किए। देख लीजिएगा एक बार जो है ना स्वराज के बारे में देख लीजिएगा। वैसे हमेशा से 1875 में सब लोग पढ़ते आए हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी के लेखक, वहां पे क्या लिखा हुआ था? बृहद कथा के लेखक, काट दीजिएगा उसको, ठीक है ना। उसका कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर भी जो लिखा गया है किस पुस्तक पे लिखा गया है? बृहद कथा के ऊपर ही। किस पुस्तक के ऊपर? बृहद कथा के ऊपर। बृहद कथा श्लोक संग्रह के लेखक कौन है? बृहद कथा श्लोक संग्रह के लेखक कौन है? यह भी पुस्तक उसी पुस्तक पे लिखी गई। किस पुस्तक पे? तो बृहद कथा पे ही लिखा गया है, ठीक है ना। यह इसके श्लोक के जो लेखक है, बृहद कथा श्लोक संग्रह के जो लेखक है वो है बुद्ध स्वामी। कौन है? बुद्ध स्वामी। ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि क्षेमेंद्र और सोमदेव के बारे में बराबर जिक्र होता है। बताइएगा बृहद कथा श्लोक संग्रह के लेखक कौन है? तो बुद्ध स्वामी। कौन है? बुद्ध स्वामी। और ये एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है ना। और बृहद कथा मंजरी कैसी ग्रंथ है? तो यह भी संस्कृत ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है। बताइएगा संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ किसे कहा जाता है? संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो कथा सरित सागर जिसके लेखक सोमदेव है, इस पुस्तक को जो है ना संस्कृत साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है। इसको भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट को लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बृहद कथा जो है यह किस भाषा में लिखी गई थी? नहीं, बृहद कथा जो लिखी गई थी ना, ठीक है ना, ये एक पैचेसी भाषा थी। कौन सा भाषा था? पैचेसी भाषा थी, ठीक है ना। यह प्राकृतिक भाषा जो थी उससे मिलती जुलती भाषा थी, ठीक है ना। कुछ लोग का मत है कि वही भाषा है, ठीक है ना। इसी भाषा में लिखी गई थी। और इसके ऊपर जो लिखा गया बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर और बृहद कथा श्लोक संग्रह, यह सब संस्कृत में लिखा गया। चलिए अभी विद्रोह अभी बता रहे थे ना, ठीक है ना, कुछ देर पहले रणधीर जी। अभी बताइएगा संथाल विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था? किस क्षेत्र में? झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, संथाल विद्रोह जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855-56 में चला था। बिल्कुल सही है, 1855-56 में चला था। झारखंड विद्रोह के नेतृत्व करता, सॉरी झारखंड विद्रोह कहते हैं, संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन? सिद्धू कान्हू, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसमें 4 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? 4 पुरुष जो समान रूप से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, ठीक है ना। और 2 महिलाएं थी, ठीक है ना। 2 महिलाएं थी, इनका भी नाम याद रखिएगा। अभी बताए सबसे पहले सिद्धू कान्हू, सब लोग को याद है। सिद्धू कान्हू के साथ साथ चांद और भैरव, चांद और भैरव, इनको भी समान रूप से याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 पुरुष थे, ठीक है ना। और 2 महिला थी, ठीक है ना। वो दोनों जुड़वा बहन थी। और उस दोनों महिला के द्वारा भी जो है सो संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था। और उस दोनों महिला का नाम क्या था? तो फूलो और झानो। क्या नाम था? फूलो और झानो। ये दोनों जुड़वा बहन थी। यह भी संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान की थी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह 1800, देखिए 1828 में अहोम विद्रोह की शुरुआत होती है। कब होती है? 1828 में। और 1828 के साथ साथ जो है कभी थोड़ा सा उग्र हो जाता था, कभी शांत होते होते यह 1833 तक चला है। कब से कब तक चला है? 1828 से लेकर के 1833 तक चला है। ये अहोम विद्रोह था कहां पे? असम में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, ठीक है ना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। आगे आपको बताना पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। टीपू मीर के द्वारा ना, टीपू मीर के द्वारा। देखिए पागल पंथ की जो स्थापना की जाती है वो क्या बोल रहे थे नीतीश जी? नहीं, करम शाह के द्वारा। पागल पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है? करम शाह के द्वारा। और यही जो पागल पंथ संगठन था ना, इसके द्वारा एक विद्रोह किया गया। कौन सा विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। जिस पागलपंथी विद्रोह का जो है सो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टीपू मीर, ठीक है ना। टीपू मीर, टीपू मीर के द्वारा और बुल्ले शाह, टीपू मीर और बुल्ले शाह के द्वारा जो है ना तो इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। यह पागलपंथी विद्रोह हुआ कब था? नहीं 32 नहीं, पागलपंथी विद्रोह जो है ना दूसरे बार, हाँ 1800, ठीक बोल रहे थे, 1832-33 में जो होता है दूसरे बार होता है। 1832-33 में दूसरे बार होता है। जबकि 1825 से 27 तक पागलपंथी विद्रोह चलता है। कब चलता है? 1825 से 27। और दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट होता है कब? 1832 से 33 में, ठीक है ना। 1832-33 में स्टार्ट होता है। आगे आपको बताना बेल्लोर युद्ध कब हुआ था?
बेलोर का युद्ध, ठीक है ना, या फिर बेलोर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ये बेलोर विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था नहीं, हाँ, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था बेलोर विद्रोह। बेलोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बिल्कुल सही है। अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सांसद के द्वारा एक कोड लाया गया था, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कोड लाया गया था जिसको ड्रेस कोड नाम दिया गया, ठीक है ना। क्या नाम दिया गया? ड्रेस कोड। और यह ड्रेस कोड सिर्फ सैनिकों पे लागू होता था। किस पे लागू होता था? सैनिकों को। सैनिक को बोला गया कि ये जो ड्रेस कोड है, अब यही ड्रेस कोड चलेगा। यानी कि उसमें जो मुसलमान वगैरह थे उनको बोला गया कि आपको जो ड्रेस मिल रहा है ये ड्रेस पहनिए, और ये दाढ़ी वगैरह जो बढ़ा के रखते हैं ये सही नहीं है, इसको जाकर के सेव करवाइए, ठीक है ना। उसके बाद हिंदुओं को बोला गया कि ये जो चंदन टिक्का वगैरह लगा के आ जाते हैं यह भी नहीं चलेगा, इसको जो है सो खत्म कीजिए, ठीक है ना। इसी को लेकर के विद्रोह हुआ था सैनिक के द्वारा। बेलोर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में, यानी ड्रेस कोड के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। आगे आपको बताना है रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह 1822 में। रामोसी विद्रोह कब होता है? 1822 में। रामोसी विद्रोह 1822 में। रामोसी विद्रोह के बारे में दो फैक्ट याद रखिएगा। रामोसी विद्रोह एक बार 1822 में होता है, ठीक है ना, एक बार कब होता है? 1822 में। और 100 साल के बाद फिर से एक बार 1922 में होता है, ठीक है ना। रामोसी विद्रोह दो बार होता है और दोनों बार अंग्रेज सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है। सबसे पहले जो 1822 में होता है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह, बिल्कुल सही है। 1822 में जो रामोसी विद्रोह होता है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तर सिंह के द्वारा किया जाता है। और 1922 में जो होता है ना, यह मुंबई वाले क्षेत्र में होता है और ये असंगठित था, ठीक है ना, इसमें कोई संगठन नेतृत्व इसका नहीं कर रहा था। दोनों पश्चिमी घाटी है। हाँ, ठीक वही है, पश्चिमी घाटी। पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा, ठीक है ना, पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा। और पागलपंथी विद्रोह का जो है सो नेतृत्व कौन किए थे? टीपू मीर और बुल्ले शाह के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह, चिराग अली। हाँ बिल्कुल सही है। चिराग अली और मजनू शाह नहीं बल्कि मजमून शाह, ठीक है ना, मजमून शाह के द्वारा किया गया था। ये फकीर विद्रोह हुआ कब था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1700 में जाइए, नहीं उससे पहले आइए। 1776-77 में होता है। कब होता है? 1776-77 में होता है, ठीक है ना। फकीर विद्रोह कहाँ होता है? बंगाल में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मजमून शाह और चिराग अली के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है एक प्रसिद्ध कोई मठ है, आनंद मठ। नहीं। चलिए अब ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक फेमस विद्रोह होता है, ठीक है ना। उस विद्रोह का नाम क्या है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना। सन्यासी विद्रोह कब होता है? यह बहुत लंबे काल तक चलता है, ठीक है ना। 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1763 से लेकर के 1800 तक चलता है, ठीक है ना। इसमें यह सन्यासी विद्रोह किस चीज के लिए हुआ था? सन्यासियों को भीख मांगने से मना कर दिया। हाँ, सन्यासियों को भीख मांगने से मना नहीं किया गया था, ठीक है ना, बल्कि सन्यासियों को जो है ना, सन्यासियों को बोला गया था कि आप जो तीर्थ यात्रा वगैरह जो करते हैं, इसको टैक्स नहीं, इसको जो है ना सो आप अस्त्र शस्त्र के साथ जो लेकर के भाला उला लेकर के त्रिशूल उर्शूल लेकर के बम बम भोले करते चल देते हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। उसको डर लग रहा था, अंग्रेज को बार बार जो है ना सो ये जितना विद्रोह हो रहा था उसको देख करके डर लग रहा था कि हो सकता है बोलेगा कि अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और सब एक के जगह जुट करके फिर जो है सो भाला बर्ची लेकर के कोई विद्रोह ना शुरू कर दे। तो इसके लिए वहां पे क्या कर दिया गया कि बोला गया कि ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप जो सशस्त्र तीर्थ यात्रा करते हैं ये नहीं चलेगा, इस पर रोक लगाने के लिए उस एक एक्ट लाया गया और उसी के विरोध में जो है सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका बाद में जो है ना सो आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया उसमें डिटेल रूप से जो है सो उसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। किस विद्रोह का? आप जो बोले ना कि जो सरकार सैन्य विद्रोह था है ना, आप देखिए आनंद मठ बंकिम चटर्जी उसमें स्पष्ट लिखा है कि पहला सैन्य अभ्यास होगा ना अंग्रेजों के विरुद्ध होगा, सन्यासी विद्रोह ही होगा, समझे ना, फकीर नहीं होगा, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। तो हम भी तो सन्यासी विद्रोह ही बोल रहे हैं। नहीं, आप बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या अभी तो हम सन्यासी विद्रोह के बारे में ही बोल रहे हैं। पहला जो हो जाएगा अंग्रेज विरोधी ना सन्यासी विद्रोह ही हो जाएगा। इसीलिए ना पहला अंग्रेज विरोधी सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हो रहा है? 1763 से लेकर के 1800 तक। देखिए यही बोला गया था इनके आरसी मजूमदार के द्वारा, समझे। हाँ वो तो बंकिम चटर्जी को बोला था, आनंद मठ में बोला गया था। चलिए शांत हो जाइए। देखिए 1763 में जो है
ये तो एकदम जगजाहिर बात है, एकदम सामान्य बात है कि 1763 में सबसे पहला युद्ध मतलब विद्रोह हो रहा है। तो इससे पहले कोई भी विद्रोह हो कहाँ रहा है? इससे पहले जो विद्रोह का जिक्र मिलता है वो 1776 में मिलता है। 1776 में कौन सा विद्रोह का जिक्र मिलता है? तो फकीर विद्रोह का, ठीक है ना। तो फकीर विद्रोह तो बाद में हो रहा है, तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह ही हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ये बोल रहे थे कि आनंद मठ में जो है ना, आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो डिटेल एनालाइज किए हैं, डिटेल जो लिखे हैं, वो किस विद्रोह के बारे में लिखे हैं? सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है पॉलीगढ़ों का विद्रोह कब हुआ था। पॉलीगढ़ों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। हाँ, तमिलनाडु में हुआ था। 1800 1799 से लेके 1801 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? क्या हुआ? फकीर विद्रोह 1776। हाँ, 1776-77। चलिए अभी क्या बता रहे थे? पॉलीगढ़ों का विद्रोह। पॉलीगढ़ों का विद्रोह हुआ कहाँ था? तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था और ये 1799 से लेकर के 1801 तक चलता है। और पॉलीगढ़ों का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? बिल्कुल सही है, वीर पी कट्टा बामन थे। कौन थे? वीर पी कट्टा बामन के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था। और इसी पॉलीगढ़ों का विद्रोह में ही जो है ना, सो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दोबारा जब देखिए एक बार 1799 से लेकर के कब तक होता है? 1801 तक होता है। तो उस समय विद्रोह को दबा दिया जाता है। फिर से लोग जो है, फिर से पॉलीगढ़ों लोग जो है संगठित होते हैं और फिर से एक बार 1802 में फिर विद्रोह करते हैं, एक साल बाद फिर संगठित होकर के, ठीक है ना। और उस समय जो है फिर वो युद्ध कब तक चलता है? तो 1805 तक चलता है। 3 साल तक वो युद्ध लंबा खिंचता है और 3 साल तक वो युद्ध चलते चलते लास्ट में जो है सो तमिलनाडु वाले क्षेत्र के लोगों का हार होता है, पॉलीगढ़ों का हार होता है, अंग्रेज का वहां पे सत्ता कायम होता है। और इसी युद्ध से जो है सो अंग्रेजों का जो है ना दक्षिण भारत में जो पांव मजबूत हुआ है, दक्षिण भारत में जो उनको मजबूती मिला है वो पॉलीगढ़ों विद्रोह से ही मिला है, ठीक है ना। क्योंकि वो तमिलनाडु के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हिस्सा कब्जा कर लेते हैं और फिर वहां से लेकर के वो दक्षिण भारत पर फिर कब्जा करते जाते हैं। आगे आपको बताना कूका विद्रोह कब हुआ था? कूका विद्रोह 1840 से लेकर के 1872 तक चलता है। कब तक चलता है? 1840 से लेकर के 1872 तक चलता है। ये कूका विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर कौन किए थे? कौन किए थे? राम सिंह कूका। देखिए हाँ ठीक है, ठीक है, राम सिंह कूका जो है ना, राम सिंह कूका के द्वारा तो प्रदान किया ही गया। उनके जितने भी अनुयायी वगैरह भी थे ना, ठीक है ना, जिसको नामधारी सिख नाम दिया गया, ठीक है ना, नामधारी सिख के द्वारा जो है ना इस आंदोलन को किया गया था, ठीक है ना। और किस क्षेत्र में हुआ था? क्या हुआ? 40 से लेकर के 1840 से लेकर के 1872 तक, 1840 से लेकर के 1872 तक, ठीक है ना। आगे आपको बताना है ये कूका आंदोलन हुआ कहाँ था, किस क्षेत्र में? पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? ओडिशा में। पाइका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ये कब से कब तक हुआ था? 1817 से लेकर के 1825 तक, 1817 से लेकर के 1825 तक हुआ था, ठीक है ना। इसका प्रमुख केंद्र जो था सो ओडिशा था। हालांकि बंगाल वाले कुछ क्षेत्र में भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाँ बिल्कुल सही है, बक्सी जगबंधु के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। देखिए ये जितना भी युद्ध था ना, क्या बोलते हैं, जो क्रांति किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति सब है। सुनने में कोई भी कभी क्यूज में एक भी टॉपिक होगा तो हमेशा तो कभी भी मन उबेगा ही, मन नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर दोबारा तिबारा अगर फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद ही हो जाता है। और प्रश्न तो हमेशा जानते हैं कि पूछा जाता है। चलिए 371 का उस दिन आर्टिकल बता रहे थे। 371 के आर्टिकल में कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है ना। 371 के आर्टिकल में कुछ चीजें रह गई थी। क्या रह गया था? वो संशोधन कब हुआ, कब जोड़ा गया उसको, और कब जो है कौन सा संविधान संशोधन था, अभी उसको देख लेते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को याद हो गया था, ठीक है ना। 371 आर्टिकल संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 21 के अंतर्गत आ जाता है। भाग 21 में किस चीज के बारे में चर्चा है? बिल्कुल सही है, अस्थायी और संक्रमणकालीन नीतियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना, भाग 21 में। इसी के अंतर्गत 370, 371, 372 वगैरह आर्टिकल आता है। 370 आर्टिकल किसके लिए था? नहीं, 370 जो है वो किसके लिए था? तो जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको खारिज कर दिया गया। 370 आर्टिकल को खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। क्या हुआ? उसका 1 और 2 जो है ना उसको खारिज किया गया, ठीक है। 371 का क्लोज था। 35A तो अलग आर्टिकल है, 35A तो अलग आर्टिकल है, वो तो था ही। 370 आर्टिकल हम बोल रहे हैं, उसको खारिज कर दिया गया, जम्मू कश्मीर से उसको हटा दिया गया। एक और आर्टिकल है 371, ठीक है ना। 371 में बार बार संविधान संशोधन के द्वारा क्लॉज जोड़ते गया और उसमें कुछ राज्य को शामिल करते गया। सबसे पहले देखिए 371 के ए में, 371 के ए में किस राज्य को जोड़ा गया? नागालैंड को जोड़ा गया, ठीक है ना, नागालैंड को। तब बात आता है
है कि नागालैंड को जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, ठीक है ना। तो एक संविधान संशोधन था, 13वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 13वां संविधान संशोधन। और 13वां संविधान संशोधन जिस समय इधर हो रहा था, उस समय भारत जो है सो चीन से युद्ध लड़ रहा था। जिस समय 13वां संविधान संशोधन, उस समय भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, यानी कि 1962 का साल था। तो 371 के ए में नागालैंड को किस संविधान संशोधन के द्वारा कब रखा गया? 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसके आगे चलिएगा तो 371 का बी आता है और उसमें रखा। 1963 में बना था। क्या हुआ? वो पूर्ण राज जो है ना, पूर्ण राज 363 में पूर्ण राज बन गया है, ठीक है ना। ये जो 371 में जो रखा गया है, वो विशेष उसको कुछ जो छूट दिया गया है, वो इसी के लिए ना कि वो हम लोग के साथ नहीं था, ठीक है ना। तो बोला क्या कि देखिए हम जो है ना सो शस्त्र उस्त्र जो लेकर के चलते हैं, वो सब लेकर के ही चलेंगे। वो सब जो मना कीजिएगा कि भारत में मिल गया तो अब हम शस्त्र उस्त्र नहीं रख सकते हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो बोला कि ठीक है, एक आपको विशेष छूट दे देते हैं कि भारतीय संविधान का ये आर्टिकल जो है, ये नियम आप पे लागू नहीं होगा। तो वही विशेष छूट है ना 371 में। क्या हुआ? याद रखिएगा 13वां संविधान क्या हुआ 371 के ए में। याद रखिएगा 1962 में 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड को जो है जोड़ा गया 371 में, और वो भारत का जो है आंशिक राज्य बन गया था। चलिए आगे देखिए 371 का बी। 371 का बी जो है, इसमें किस राज्य को रखा गया? असम को। ये असम को कब भारत मिलाया है? तो ये 22वां संविधान संशोधन 1969। कौन सा संविधान संशोधन था? 22वां संविधान संशोधन 1969। इसके द्वारा जो है असम राज्य को भारतीय संघ में, यानी कि भारतीय क्षेत्र में जो है 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा 371 के बी में डाला गया। चलिए इसके आगे चलेंगे तो 371 का सी है। कौन सा है? 371 का सी। कौन सा राज्य है? मणिपुर। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया? तो इसको याद रखिएगा 23वां में किसको डाला गया? 23वां संविधान संशोधन के द्वारा किसको डाला गया? मणिपुर को। सॉरी 22वां जो है असम। 22वां असम, 23वां नहीं 22वां में असम को डाला गया था। और 22वां के बाद 27वां संविधान संशोधन जो किया गया, वो किसके लिए किया गया? तो वो मणिपुर के लिए किया गया। और ये 27वां संविधान संशोधन होता कब है? तो ये 1971 में। कब होता है? 1971 में। 27वां संविधान संशोधन 1971 में होता है और इसके द्वारा मणिपुर को 371 के सी में डाला गया। इसके बाद देखिए डी और ई को छोड़ दीजिए, डी और ई को छोड़ करके इसके बाद सीधे आगे चलिए एफ पे। कौन सा? एफ पे। एफ में किसको डाला गया? सिक्किम को। एफ में किसको डाला गया? सिक्किम को। सिक्किम को कब डाला गया? तो इसको याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में मिला करके इसको 371 के एफ में डाला गया। इसके बाद आप आगे चलिएगा तो 371 का जी बिल्कुल सही है, मिजोरम। 371 का जी में कौन सा है? मिजोरम है। और मिजोरम को कब डाला गया? तो ये है 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986। और इससे आगे चलिएगा आप तो आता है 371 का एच। जी के बाद कौन आता है? 371 का एच। और 300 क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में कब मिलाया गया है? तो ये 55वां संविधान संशोधन 1986 में, ठीक है ना। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा ही इसको डाल दिया गया कि भारत में ये आंशिक रूप से मिल गया है। अब उसको 87 में पूर्ण रूप से मिला लेता है, ठीक है ना। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। तो 86 में 2 संविधान संशोधन होता है, एक तो जी और एक एच, ठीक है ना। 53वां और 55वां। 53वां और 55वां। 53वां किसके लिए होता है? मिजोरम के लिए। और 55वां किसके लिए होता है? अरुणाचल प्रदेश के लिए। और दोनों क्या हुआ? हाँ 1986। मिजोरम में भी 1986 बोल रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी 1986 बोल रहे हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और उसके बाद गोवा और कर्नाटक के बारे में ठीक ठीक जिक्र नहीं मिलता है, इसके लिए इसको याद नहीं कीजिए, ठीक है ना। गोवा का हो जाएगा इसको देख, हाँ। और गोवा किस में आ जाता है? 371 के आई में। और जे में कौन आ जाता है? कर्नाटक। और डी और ई किसके लिए हो जाता है? आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय की छूट जो मिला हुआ है वो किससे मिला हुआ है? 371 के ई में मिला हुआ, 371 के ई में मिला हुआ है, ठीक है ना। बता देंगे इसको, दूसरे दिन बता देंगे। साफ साफ कहीं पे नहीं मिला है, इसके लिए नहीं बताते हैं, ठीक है ना। देखिए वो ठीक है, वो सबको ठीक है, याद है, लेकिन इसको उसी के समय मिल गया था। क्या करे? छोड़ दे या फिर 49 हो रहा, छोड़ दे या फिर रहने दे और करवा दे, ठीक है। आज के लिए जाता है राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन और भत्ता दोनों मिलेगा राज्य की संचित निधि से, ठीक है ना। बताइएगा किसी अर्थव्यवस्था में
पूंजी का निर्माण किस फैक्टर पे काम करता है? ये बचत पर। बचत पर, बिल्कुल सही है, सेविंग पे। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है ना पूंजी का जो निर्माण होगा वो किस चीज से होगा? तो बचत से होगा, ठीक है ना। आगे आपको बताइएगा, किस रेडियो तत्व का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह व्यतिक्रम को मापने के लिए किया जाता है? किस तत्व के समस्थानिक को? सोडियम, बिल्कुल सही है, सोडियम, ठीक है ना। सोडियम के समस्थानिक का उपयोग करते हैं किस चीज के लिए? मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह व्यतिक्रम को मापने के लिए। आगे आपको बताना है, कार्बनिक पदार्थ में कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा कार्बनिक पदार्थ इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सेल्यूलोज, बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज। कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा क्या है? पेड़ पौधा का जो छाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ वही है। आगे आपको बताना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? गोरेबाला समिति, गोरेला ने गोरेबाला समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। आगे आपको बताना, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक के संज्ञा दिया गया है? लॉर्ड कर्जन को, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्प्रेरक का संज्ञा किसे मिला है? लॉर्ड कर्जन को मिला है। बताइएगा, गद्दी किसकी नस्ल है? गद्दी बकरी नहीं है, भेड़ की है, बिल्कुल सही है। गद्दी किसकी जनजाति है? तो भेड़ की एक जाति है, ठीक है ना, गद्दी जाति। आगे आपको बताना है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है ना। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? घनश्याम दास महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा कब दिया गया था? 1900, ठीक है, 1900 में ही दिया गया था, स्टार्टिंग में ही 1901 में। कब दिया गया था? 1901 में। क्या चीज था ये? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, तुर्क ए चहलगानी का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलती है? तुर्क ए चहलगानी, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इसका बिल्कुल सही है, फतुहत उल सलातीन, ठीक है ना। फतुह उल सलातीन पुस्तक में सबसे पहले जो तुर्क ए चहलगानी का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसके द्वारा शासन क्षेत्र सिंध और हिंद शब्द का प्रयोग किया गया? इब्न बतूता के द्वारा, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था यह शब्द? सिंध और हिंद, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के बारे में, तो ये इब्न बतूता के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है, यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? हाँ, प्राकृतिक, नेचुरल अपघटक ही, मतलब नेचुरल से ही, नेचर का ही एक घटना है, ठीक है ना, प्रकृति का ही घटना है। किसका नाम यूट्रोफिकेशन दिया जाता है? तो जब किसी नदी या फिर झील में कहीं पे एकाएक पेड़ पौधा बहुत ज्यादा उगने लगे ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। किसी विशेष प्रकार का पादप का जो है ना एकाएक वृद्धि हो जाए किसी झील में या फिर किसी नदी में, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? यूट्रोफिकेशन। आगे आपको बताना है, अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहां पे है? तुर्की में है। और यह पश्चिमी एशियाई देश है, तुर्की। आगे आपको बताना, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है? फिर से बोलते हैं, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली ऐसी है, कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो लोकतंत्र के वास्तविक मूल स्वरूप के विरोध में है, यानी उसके सीधा सीधा उलट है? जातिवाद। कौन सा है? जातिवाद, ठीक है ना। कास्टिज्म जो है यह लोकतंत्र के सीधे सीधे विरोध में खड़ा होता है। आगे आपको बताना है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? हाँ, डुप्लो को दिया था। किसको दिया था? डुप्लो को। मुगल बादशाह के द्वारा जो नवाब की पदवी दी गई थी वो किसे दी गई थी? डुप्लो को दी गई थी। आगे आपको बताना, पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी के द्वारा प्राप्त करते हैं? चिकनी मिट्टी के द्वारा, चिकनी मिट्टी के द्वारा। पौधे जो सबसे अधिक जो पानी प्राप्त करते हैं वो किस मिट्टी से प्राप्त करते हैं? चिकनी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आगे आपको बताना, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी जो है यह किस देश के संसदीय देश का ये देन है? ब्रिटेन का, ठीक है ना। हाँ, मंत्रिमंडल और सामूहिक जिम्मेदारी जो है यह किस देश का देन है? तो ब्रिटेन का देन है। आगे आपको बताना है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दूरस्थ स्थानों पर